Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have qualified all Indo 23 rank in CSIR नेट एग्जाम। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी आज हम शुरू करेंगे, जिसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट 1 भी कहते हैं। तो ग्रुप थ्योरी आज शुरू करेंगे। तो आज हम थोड़ा पहले इंडेक्स देख लेते हैं इसका, कि हम किस वे से पढ़ेंगे इसको। तो जैसे कि मैंने रियल एनालिसिस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है, सिमिलरली मैंने ग्रुप थ्योरी को भी 5 यूनिट में डिवाइड किया है। ये यूनिट में डिवाइड करने का केवल इतना मतलब वो है कि अगर आपको कोई लगता है कि हाँ मुझे ग्रुप थ्योरी टिपिकल लगता है, या रियल एनालिसिस टफ लगता है, या रिंग थ्योरी टफ लगता है, तो आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को न छोड़ें, बल्कि एक यूनिट को छोड़ें आप। क्योंकि हमने यूनिट में डिवाइड किया है, और ऐसे डिवाइड किया है कि अगर एक यूनिट को आप छोड़ भी देते हैं तो खास कोई वो होने वाला नहीं है। बट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए कि आप किसी यूनिट को छोड़ें ना। तो हम इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में हम कैसे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये किसी यूनिट में नहीं है, किसी चैप्टर में नहीं है, ये सिंपली वो है कि हमारा पहला जो लेक्चर रहेगा, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, TORE, थ्योरेटिक फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। पहला जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा सिंपली, इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन जैसे ऐसे फंक्शन जो नंबर पे अपने वो अप्लाई करते हैं, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। जैसे आइलर फाइव फंक्शन है, टाउ फंक्शन है। तो ये सब फंक्शन देखेंगे, और उसके बाद इसमें देखेंगे क्या कि बाइनरी ऑपरेशन। अब यहां से हमारा यूनिट 1 शुरू होता है। ये हमारा पहला लेक्चर है। आज इसमें हम देखेंगे ये हमारा अब क्या रहेगा, यूनिट 1। अब यहां से शुरू होता है हमारे ग्रुप थ्योरी का सिलेबस। यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स सबग्रुप्स abelian group, cyclic groups। Introduction to groups, subgroups, abelian groups, cyclic groups, and elementary property of group। ये चैप्टर हमारा 1 रहेगा, और इसी में देखेंगे क्या, Lagrange's
थ्योरम एंड कन्वर्स। ये हमारा यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, जैसे आर्डर, ग्रुप का आर्डर एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, लैग्रांज थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। ये चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर 2 जो हमारा है, ये जो चैप्टर 2 है, इसमें हम क्या देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑर्डर। सम important group of finite and infinite order. Some important group of finite and infinite order. कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, 10-15 ग्रुप होंगे, उनका टोटल हम नेचर देखेंगे। ये सब हम जान गए रहेंगे, तो यहाँ से सब साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, अबेलियन, सब ग्रुप सब देखने का प्रयास करेंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कितने किस ऑर्डर के एलिमेंट किसमें एग्जिस्ट करेंगे, सब देखेंगे वहां से। फिर हम देखेंगे, ये हमारा 2 चैप्टर है यूनिट 1 में। अब हमारा यहां से क्या शुरू होता है, यूनिट 2, दूसरा यूनिट ये में पहला चैप्टर है क्या, पहला चैप्टर दूसरा यूनिट का क्या है, परमुटेशन आर सिमेट्रिक। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा, परमुटेशन आर सिमेट्रिक ग्रुप। दूसरा हमारा रहेगा इसी का एक टॉपिकल, ये परमुटेशन आर सिमेट्रिक ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। जो दूसरा चैप्टर रहेगा, उसमें रहेगा हमारा डिहाइड्रल ग्रुप, डिहाइड्रल ग्रुप दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा। और इसी में जो तीसरा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब 2 ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ देखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे कि कितने ऑर्डर के ग्रुप, कितने ऑर्डर के जो है एलिमेंट, मतलब जैसे हम ये देखें कि G1 क्रॉस G2, अगर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसमें किस किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा होगा क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन। साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, अबेलियन होगा कि नहीं होगा, कब ये साइक्लिक होगा, कब ये अबेलियन होगा, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट हमारा सेकंड था। अब जो है यूनिट 3 यहां शुरू होगा, यूनिट सेकंड, यूनिट 3। यूनिट 3 का जो हमारा पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है क्या, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप एंड सिंपल ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप
quotient group and सिंपल ग्रुप। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर वहां से क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिंपल ग्रुप देखेंगे, सम एग्जांपल देखेंगे उसके। चैप्टर 2 जो हमारा है उसमें क्या है, सम स्पेशल सब ग्रुप। सम स्पेशल सब ग्रुप, जैसे नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, सेंटर ऑफ द ग्रुप, नॉर्मल ऑफ द ग्रुप एंड सो ऑन। ऐसे और भी जितने भी स्पेशल सब ग्रुप होंगे ये चैप्टर 2 में हम कवर करेंगे, यूनिट 3 का। फिर हमारा जो तीसरा चैप्टर रहेगा, तो तीसरा चैप्टर में होगा कंजुगेट क्लासेस एंड क्लास इक्वेशन। कंजुगेट क्लासेस एंड क्लास इक्वेशन, ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा यूनिट 3 का, कंजुगेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन। यूनिट 3 हमारा यहीं खत्म होता है। फिर यहां शुरू हो जाएगा क्या हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 का यहां से शुरू होगा। यूनिट 4 का पहला चैप्टर क्या है, यूनिट 4 का जो पहला चैप्टर है वो है होमोमॉर्फिज्म एंड देयर काउंटिंग। होमोमॉर्फिज्म एंड देयर काउंटिंग। अब हम यहां देखेंगे क्या, होमोमॉर्फिज्म, अब उसका काउंटिंग देखेंगे कितने होमोमॉर्फिज्म यूज कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर क्या रहेगा, आइसोमॉर्फिज्म एंड रिलेटेड थ्योरम। आइसोमॉर्फिज्म एंड रिलेटेड, जो इसमें थ्योरम है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म, ये सब देखेंगे यहां से। दूसरे चैप्टर हमारा आइसोमॉर्फिज्म एंड रिलेटेड थ्योरम। उसके बाद हमारा यहाँ चैप्टर यूनिट 4 खत्म हो जाता है। इसी में देख लेंगे कि नॉन जो साइक्लिक अबिलियन सब ग्रुप होते हैं, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक अबिलियन सब ग्रुप या नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप, वो कितने होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे हम। जैसे इसी में बता लीजिए, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप, ये हमारा अबिलियन है। इसमें एक टॉपिक ये भी है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप। फिर हमारा ये यूनिट 4 से यहां से खत्म होता है और यहां शुरू होगा क्या, यूनिट 5 हमारा। यूनिट 5 जो ऐसा यूनिट है जो सबसे बड़ा यूनिट है ग्रुप थ्योरी का, जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है यूनिट 5। बट सबसे इजी भी यूनिट है वो, काफी इजी है, बट ज्यादातर क्वेश्चन यूनिट 5 से ही आते हैं। ग्रुप थ्योरी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है यूनिट 5 से ही आते हैं। तो यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में जो है 5 या 4 चैप्टर होंगे, जिसको हम अभी यहां देखेंगे कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसमें, और बढ़िया है वो, अच्छा भी। यूनिट 5 जो है तो हम यहां देखते हैं क्या, यूनिट 4 यूनिट 5।
मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा ये, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो CSIR नेट हो या गेट हो या IIT जैम हो या NBHM हो या टाइफर हो या CMI हो, कोई भी एग्जाम हो, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है यूनिट 5 से आते हैं। यूनिट 5 एक ऐसा यूनिट है जो आपको तभी आएगा या उसके क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये सब यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब बिल्कुल क्लियर हो आपको, तब आप यूनिट 5 के क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। यूनिट 5 में जो हमारा पहला चैप्टर है, वो पहले चैप्टर हम क्या देखेंगे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये वाला पहला चैप्टर रहेगा कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है ग्रुप का, वो देखेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा काची थ्योरम। काची थ्योरम एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ काची थ्योरम। काची थ्योरम देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे और यहां प्रूफ भी देखने का प्रयास करेंगे हम विथ प्रूफ, क्योंकि इसका प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग है काची थ्योरम का। तो यहां हम प्रूफ भी देखने का प्रयास करेंगे, काची थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ काची थ्योरम, एंड प्रूफ के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग है काची थ्योरम का। तीसरा चैप्टर, जो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइलो सब ग्रुप्स। इंट्रोडक्शन ऑफ साइलो सब ग्रुप, यहां से हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइलो सब ग्रुप देखेंगे एंड साइलो फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड, साइलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिट 5 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड हमारा चैप्टर है, जिसमें हम साइलो सब ग्रुप के बारे में देखेंगे कि साइलो सब ग्रुप क्या है, PSSG क्या है, मैक्सिमल पी साइलो सब ग्रुप क्या है, और वहां से फिर देखेंगे हम क्या साइलो फर्स्ट, साइलो सेकेंड, साइलो थर्ड थ्योरम। ये हमारा चैप्टर 3 रहेगा। थर्ड थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे साइलो थ्योरम के। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में देखेंगे क्या कम्यूटेटर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप। कम्यूटेटर एलिमेंट एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप, ये हमारा चौथा चैप्टर है कम्यूटेटर एलिमेंट एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स यूज, और इसका यूज भी देखेंगे कि इसका यूज एक्चुअल में है क्या, कम्यूटेटर का यूज जो है, कम्यूटेटर का यूज कहाँ है, यहाँ हम चौथे चैप्टर में देखेंगे कम्यूटेटर एलिमेंट्स एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स यूज। ये चौथा चैप्टर रहेगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा 5वां चैप्टर जो रहेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रुप थ्योरी का इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये। यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होगा ग्रुप थ्योरी के लिए, तो आप यूनिट 5 को कभी अनदेखा न करें। जो हमारा चैप्टर 5 है वो क्या है, ये 4 और चैप्टर ये 5।
कैले थ्योरम जनरलाइज्ड कैले थ्योरम, ये कैले थ्योरम देखेंगे, उसके बाद जनरलाइज्ड कैले थ्योरम देखेंगे, फिर देखेंगे क्या इंडेक्स थ्योरम, फिर देखेंगे क्या हम एम्बेडिंग थ्योरम, and with use of these theorem and इसको मैं मिटा देता हूं पहले थोड़ा सा। इंडेक्स थ्योरम, एम्बेडिंग थ्योरम एंड with use of this theorem, application of Silo theorem, application of Silo थ्योरम, ब्रैकेट में कह दीजिए क्या सिंपल एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स आइडियल। ये हमारा है चैप्टर 5 जो है, उसमें हम देखेंगे क्या कैले थ्योरम, जनरलाइज्ड कैले थ्योरम, फिर इसके बाद देखेंगे इंडेक्स थ्योरम, एम्बेडिंग थ्योरम एंड विथ यूज ऑफ दिस थ्योरम। ये थ्योरम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे थ्योरम का यूज क्या है, और इन थ्योरम का यूज करके हम देखेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ साइलो थ्योरम। यहाँ जो हमने साइलो थ्योरम देखा रहेगा, वहां से कुछ एप्लीकेशन यहाँ देखेंगे, फिर कम्यूटेटर का एप्लीकेशन देखेंगे, यहाँ से यूज देखेंगे, फिर उसके बाद कैले थ्योरम, इन सब थ्योरम का यूज देखेंगे साइलो थ्योरम में। एक्चुअली इन सब का यूज जो है वो सिंपल और नॉन सिंपल ग्रुप की बात करता है। ज्यादातर यूज जो है इन लोगों का सिंपल और नॉन सिंपल, कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल होगा, कौन सा नॉर्मल होना चाहिए, यही मेन मोटिव है ये इंडेक्स थ्योरम, एम्बेडिंग थ्योरम का, इन सब का। फिर कम्यूटेटर का, वो कम्यूटेटर का जो है नॉर्मल या अविलियन ग्रुप के लिए काफी हेल्पफुल रहता है ये कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो ये हमने जो है ग्रुप थ्योरी को 5 यूनिट में डिवाइड किया, 5 यूनिट का आपको पास रखा। ये हमारा इंडेक्स है, इसी इंडेक्स से हम चलने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। अब नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होते क्या है? जैसे फंक्शन का आइडिया मैंने रियल एनालिसिस में भी दिया है, अभी हमारा पहला लेक्चर चला था जिसमें हमने आइडिया दिया था फंक्शन का, जो 3 डिफिनेशन है फंक्शन के एक्चुअली। तो अगर फंक्शन के बारे में आप ज्यादा बेहतरीन जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लेक्चर को, पहले लेक्चर को देखें, पहला या दूसरा लेक्चर होगा हमारा। यहां भी हम थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया दे देते हैं कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए से बी में कोई हमारा ए और बी दो हमारे सेट हैं, तो फंक्शन ए से बी में तभी डिफाइन होता है जब ए की हर एक एलिमेंट के लिए बी में हमें यूनिक ऐसा एलिमेंट मिले कि एफ ऑफ ए इक्वल टू, मतलब ए साइन करे बी को, वो हमारा फंक्शन होता है फ्रॉम ए टू बी। एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, सभी ए के लिए एफ ऑफ ए कोई ना कोई एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ए से असाइन होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू हमने वहां देखा है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने वहां देखने का प्रयास किया है कि हाउ टू सी अ फंक्शन इज डिफाइंड और वेल डिफाइंड और नॉट इन अ ग्राफिकल।
कि वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, ग्राफिकल मेथड से भी देखने का प्रयास किए हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। एक्चुअली ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है क्या? ये जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन की जो बात कर रहा है, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन ऐसा क्यों आया है, ये नंबर क्यों आया है? तो ऐसे फंक्शन जो नंबर पे सिंपली डिफाइंड है, जैसे हमारा इंटीजर पे या नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। उसके जितने भी थ्योरम है, जितने भी उसकी कोरोलरी है, जो भी उसकी मतलब वो है, वो सब नंबर पे डिफाइंड है। तो उसको हम क्या कहेंगे? नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में हमारा जो पहला फंक्शन है वो है आयलर-फाई फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, और ग्रुप थ्योरी में ये ब्रह्मास्त्र है, समझ जाइए कि अगर ये आपके पास है तो आप ग्रुप थ्योरी अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आयलर-फाई फंक्शन, आयलर-फाई फंक्शन। ये आयलर-फाई फंक्शन क्या है? आयलर-फाई फंक्शन हमारा इंटीजर प्लस पर डिफाइंड होता है, और एक ऐसा फंक्शन जिसे डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन की बात समझते हैं। It is an function from z plus to z plus, that is phi from z plus to z plus, ये z है हमारा, and defined by phi of n equal to number of positive integer less than m and relatively या relatively prime or co-prime number of positive integer less than n and relatively prime or co-prime to n। ये सिंपली इसका कहने का मतलब ये है कि आयलर-फाई फंक्शन हमारा जेड प्लस में डिफाइंड होता है, और ऐसा होता है कि अगर हम फाइल, अगर हम n इक्वल टू मान लीजिए 4 लेते हैं, तो फाइल हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा जो इसकी जो जेड प्लस में जो इमेज होगा वैसे इमेज होंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, जो हमारा होगा वो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 4 से कम हैं, और 4 के साथ वो क्या हैं? रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है। तो 4 से कम वाले इंटीजर कितने हैं हमारे? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये हमारा 3 है, ठीक है। ये हमारे इससे कम इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब कह रहा है कि ये रिलेटिवली प्राइम हो या को प्राइम हो। तो को प्राइम का सिंपल आप मीनिंग समझते हैं कि अगर ए और बी आपस में को प्राइम है तो इनका जीसीडी हमेशा 1 होता है। अगर इनका जीसीडी अगर ए बी का 1 हो तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। तो अगर इनका जीसीडी 1 हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम एलिमेंट कहते हैं आपस में। वो ये प्राइम का मतलब ये नहीं ये प्राइम नंबर हो, वो को प्राइम का मतलब आपस में ये इनका जीसीडी 1 होता है। ये हमारा को प्राइम है। तब यहां से देखिए, अब ये 4 से कम वाले पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं? 1 2 3 ये हैं। अब कह रहा है कि वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट होंगे जो इसके साथ को प्राइम हो, यानी इनके साथ अगर हम ए को 4 के साथ जीसीडी निकालें तो हमेशा क्या आए? 1 आए। तो अब ए हमको या तो 1 या तो 2 या तो 3 लेना है, इसमें से कोई एक लेना है हमारा।
तो अगर हम ए को 1 लेते हैं, यानी 1,4 लेते हैं, तो इनका जीसीडी 1 आएगा। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों में। तो जाहिर सी बात है कि यही नंबर है 1, इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो इसका जीसीडी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2,4 में 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका जीसीडी तो 2 होगा, ये 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फिर 3 देखें तो 3 और 4 का जो जीसीडी होगा ये भी 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब जो हमारा फाइयन होगा उसमें कितने फाइयन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ये नहीं है कि ये कौन कौन से एलिमेंट है, ये नहीं है, नंबर कितने एलिमेंट है उनका है। तो कितने हो गए? एक तो 1 हो गया, एक तो 3 हो गया, तो कितने हो गए? 5 इक्वल टू 5 4 इक्वल टू 2। ये सिंपली आइडेंटिफाई फंक्शन है कि उससे कम कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो इसके साथ को प्राइम है। ये हमारा क्या है? आइडेंटिफाई फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? पहला है हमारा पहला क्या है हमारा? इफ m and n belong to z plus such that gcd of m comma n equal to 1 हो जाए, then phi m into n equal to phi m dot phi m। पहला हमारा ये है, जैसे ये तो अगर छोटे नंबर हो 2 4 8 तो हम ऐसे इजी निकाल सकते हैं, बट जब ये नंबर बड़ा हो जाए, जैसे 100 या कुछ भी, मतलब जब बड़ा हो जाए नंबर, तो आइडेंटिफाई फंक्शन ऐसे काउंट करना थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं। तो जो हमारा पहला टूल्स है वो कहता है कि इफ m एंड n बिलोंग टू z सच दैट जीसीडी ऑफ m इंटू n अगर 1 है, m और n का जीसीडी 1 है और 2 हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन अगर फाई ऑफ m डॉट n हम निकालें तो ये इक्वल किसकी होगा? फाई m डॉट फाई n। यानी अलग अलग हम निकालें और ये इक्वल दोनों को वो निकालें तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ये निकालें कि फाई ऑफ 15 ये क्या होगा, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ 5 इंटू 3, और 5 ऑफ 3 का जीसीडी क्या है? 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ 5 इंटू फाई ऑफ 3, ये हो गया हमारा। और फाई ऑफ 5 और फाई ऑफ 3। अब हमारे जो दूसरा प्रॉपर्टी इसमें यूज है कि अगर पी हमारा प्राइम हो, पी हमारा अगर प्राइम हो तो फाई ऑफ पी हमारा क्या होगा? पी माइनस 1 होगा। यानी फाई ऑफ पी में कितने एलिमेंट आएंगे? तो पी माइनस 1 नंबर एलिमेंट आएंगे। तो यहां से क्या होगा? फाई ऑफ 5 हमारा क्या होगा? ऐसे भी देख लीजिए आप, 1 2 3 अगर 4 है तो 5 5 में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सभी आ जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू, और 5 ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? 1 2 में देखेंगे तो 1 और 2 दोनों आएगा, तो 2 हो गया। इसका मतलब 4 2 8, यानी 5 ऑफ 15 क्या हो गया? 8 हो गया। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो ये कहता है, यही प्रॉपर्टी है हमारा कि इफ P इज प्राइम
देन फाई ऑफ पी इक्वल टू पी माइनस 1। दूसरा कि अगर हम अब पी प्राइम हो तो जो आइलर फाई फंक्शन होगा उसमें हमेशा पी माइनस 1 फाई ऑफ पी होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम टू एन इज इक्वल टू पी माइनस 1। जैसे अभी हमने देखा कि अगर पी हमारा मान लीजिए कि 7 है, कोई प्राइम नंबर है, तो अब इतने कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिसके साथ को प्राइम है जो और 7 से कम है, तो 7 से कम कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 ये कम है इससे। और ये अगर ये प्राइम नंबर है तो पी हमारा कोई भी प्राइम नंबर होता है, ये तभी नंबर प्राइम नंबर होता है जब कोई भी नंबर हम यहाँ ए लें और यहाँ पी लें तो इसका जीसीडी या तो पी आएगा और या तो 1 आएगा। और ये जीसीडी पी तभी आएगा जब ए इक्वल टू पी हो या 2p हो या 3p हो, यानी इसी का मल्टीपल हो तो हमेशा ये हमारा जीसीडी पी आ सकता है। उसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके साथ जीसीडी है उसका पी आए, तो सभी नंबर के साथ उसका जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा, वो चाहे पी से बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर ये मल्टीपल नहीं है तो यहां से हम छोटे की बात कर रहे हैं, यहाँ छोटा देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके साथ मल्टीपल में है, तो सबके साथ इसका जीसीडी क्या होगा 1 होगा। तो सबके साथ जब इसका जीसीडी 1 होगा तो सभी इसमें आइलर फाई फंक्शन में सब आ जाएंगे। तो ये कितने हैं, पी माइनस 1 से छोटे कितने एलिमेंट हैं, पी से पी माइनस 1 एलिमेंट है जो उससे छोटे हैं, तो पी माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका आइलर फाई फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा है कि अगर पी हमारा प्राइम है तो ये होगा। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट हम देखते हैं, एक और रिजल्ट। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना ये कभी मोनोटोनिक नहीं होगा। आप यहां से देख सकते हैं कि ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। ये दूसरा प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ये तभी हमारे मन में आया है कि फाई कैन नॉट बी मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों? मोनोटोनिक क्या होता है? मोनोटोनिक हो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। ये मोनोटोनिक अगर होता तो या तो इंक्रीजिंग होता या तो डिक्रीजिंग होता। इंक्रीजिंग तब होता कि अगर यम हमारा यन से इंक्रीज है, यानी यम बड़ा है यन से, तो फाई ऑफ यम भी फाई ऑफ यन से बड़ा हो तो हमारा इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कब होगा? जब हमारा यम बड़ा है यन से, तो फाई ऑफ यम लेस देन फाई ऑफ यन। फाई ऑफ यन से छोटा हो तो ये हमारा डिक्रीजिंग होगा। और ये सभी के लिए यम और यन के लिए होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर आप अभी हमने यहां लिया था कि मान लीजिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले यम इक्वल टू लेते हैं 10 और यन इक्वल टू हम लेते हैं मान लीजिए 7। तो यम बड़ा है यन से, मतलब 10 बड़ा है 7 से। लेकिन जब फाई ऑफ यम हम निकालेंगे, यानी फाई ऑफ 10 निकालेंगे हम, तो फाई ऑफ 10 को क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ 5 इंटू 2, यानी फाई ऑफ 5 इंटू फाई ऑफ 2, ये क्या हो गया हमारा 4। क्योंकि फाई ऑफ 2 प्राइम है तो 1 होगा, इसका 4 होगा। फाई ऑफ यन अगर हम निकालें तो अब फाई ऑफ 7 क्या होगा हमारा 6 होगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि फाई ऑफ जो यम है वो लेस देन है फाई ऑफ यन से। तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर यम यन से बड़ा है तो फाई ऑफ यम फाई ऑफ यन से छोटा हो जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है। अब आप देखिए कि अब हम डिक्रीजिंग पे देखना चाहते हैं क्या है, फाई हमारा डिक्रीजिंग है कि नहीं है।
तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं है। अब हम देखते हैं क्या बी पार्ट, कि डिक्रीजिंग है कि नहीं है। यानी अगर यम यन से छोटा हो तो फाई ऑफ यम हमेशा फाई ऑफ यन से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम ये ले लें यम इक्वल टू, हम फिर वही लें 10 और यन इक्वल टू 7, तो हम ये देख रहे हैं क्या कि यम हमारा क्या है, यन से बड़ा है, बट जो फाई ऑफ यम है वो हमारा 4 है, तो फाई ऑफ यन हमारा क्या है, वो हमारा 7 है। इसका मतलब फाई ऑफ यन बड़ा हो गया फाई ऑफ यन से, ये हमारा है। जबकि अगर ये डिक्रीजिंग तब होता है जब यम हमारा यन से बड़ा है। नहीं, यहाँ तो डिक्रीजिंग का यहाँ शो कर रहा है, बट आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। यम इक्वल टू मान लीजिए 5 लेते हैं और यन इक्वल टू मान लीजिए 4 लेते हैं। तो यहाँ 5 यम क्या होगा, यन से बड़ा होगा। अभी डिक्रीजिंग तब होगा जब फाई ऑफ यन से छोटा हो, तो हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो फाई ऑफ यम हमारा क्या होगा, फाई ऑफ 5 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पी हमारा प्राइम है। और फाई ऑफ यन हमारा क्या होगा, यानी फाई ऑफ 4 इक्वल टू फाई ऑफ 4 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया कि फाई ऑफ जो हमारा 5 आया वो क्या आ गया 4, और फाई ऑफ 4 जो आया वो आ गया 2। तो ये कभी इससे बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये सभी यम और यन के लिए ऐसा नहीं है कि फाई ऑफ यम लेस देन फाई ऑफ यन हो। तो फाई कैन नॉट बी मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक ये नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये अगर यम यन से बड़ा हो कभी भी तो फाई ऑफ यन से बड़ा होगा, अगर और या तो अगर यम यन से छोटा हो तो फाई ऑफ यन से बड़ा होगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा नंबर हो भी सकता है कि यम यन से बड़ा हो, बस फाई ऑफ यन से छोटा हो सकता है, और फाई ऑफ यम बड़ा भी हो सकता है यन से। तो ये कैन नॉट बी मोनोटोनिक। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, वो चौथा प्रॉपर्टी है, सॉरी, आइलर 5 फंक्शन का जो चौथा प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि फाई ऑफ यन इज इवन नंबर फॉर ऑल यन ग्रेटर देन और इक्वल टू। फाई यन जो है हमेशा इवन नंबर आएगा, ये आड नंबर कभी नहीं आएगा। आप देख भी लीजिए, ऐसे जो हमारा फाई यन था, एक्चुअली अभी 500 जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो वहां से आपको साफ दिखेगा कि फाई यन हमेशा इवन नंबर ही होगा। जैसे हमने यन इक्वल टू मान लीजिए 12 ले लिया, इसको तो फाई ऑफ 12 जब निकालेंगे तो 12 से कम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फाई ऑफ 12 के साथ जब देखेंगे आप 1 इसके साथ 61 में आएगा, फिर 2 है तो अभी देखेंगे आप आ जाएगा आपको। जो पांचवा हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और इसको जरूर आप याद कर लें। पांचवा हमारा हमने देखा कि अगर पी हमारा प्राइम हो तो फाई ऑफ पी -1 होगा, लेकिन अगर पी प्राइम नहीं है तो एक रिजल्ट है नंबर थ्योरी में, नंबर थ्योरी हम पढ़ेंगे। नंबर थ्योरी में एक रिजल्ट ये है कि अगर पी प्राइम ना हो, कि नंबर अगर प्राइम नहीं है तो उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। इसका मतलब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में या मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो अगर यन हमारा कोई भी
n हमारा अगर प्राइम नंबर नहीं है, n बिलोंग टू z प्लस, इम्प्लाई n कैन बी रिटन एज p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c एंड सो ऑन। इसका मल्टीपल रहेगा। तो वी आर p, q, r एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर। और जो हमारा ए कामा बी कामा सी एंड सो ऑन जो है ये जेड प्लस का नंबर। जेड प्लस में कोई भी नंबर है अगर, तो उसको हम प्राइम नंबर के पावर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट है, और आप भी देखेंगे कोई भी नंबर है तो उसको लिख सकते हैं। ऐसा है, देन फाई ऑफ n इक्वल टू, या फाई ऑफ मान लीजिए p a q की पावर b r की पावर c ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो कई है तो हम मान लीजिए ये हम ऐसे लिखते जा रहे हैं कि ऐसे हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको मैंने ऐसे रहने देंगे p की पावर a q की पावर b r की पावर c एंड जो भी आगे इसको ऐसे रहने देंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई p, 1 माइनस 1 बाई q, 1 माइनस 1 बाई r, जो भी ऐसे आएगा, जो कोई भी इसमें प्राइम नंबर आ रहा है जैसे p, q, r और आगे जो भी प्राइम नंबर आएंगे उनको इस फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई p, 1 माइनस 1 बाई q, 1 माइनस 1 बाई r एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होता है, फाई n होता है इसके लिए, जहां p, q, r हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमारा फाई n है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पांचवा, और याद हो जाते हैं ज्यादातर जो है, आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब यहां से आपको फाई n निकालना बिल्कुल इजी हो गया। अगर ये थ्योरम आपको पता है, ये अगर मतलब प्रॉपर्टी आपको पता है, तो यहां से ऑब्जर्व करना फाई n जो है बिल्कुल इजी हो गया। अब यहां से आप देखिए कि हमने कहा था कि फाई n इज इवन नंबर, हमेशा फाई n इवन नंबर होगा। ये हमेशा इवन नंबर है, इसको हमेशा 2 डिवाइड करेगा। 2 जो नंबर है इसको हमेशा डिवाइड करेगा 2, यानी इसका मतलब ये है कि फाई n बाई 2 बिलोंग टू जेड प्लस। ये जेड प्लस में हमेशा कंटेन होगा। फाई n हमेशा 2 हमेशा फाई n को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी रहा आइलर फाई फंक्शन का। जैसे अब हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे टाउ फंक्शन की तरफ। आइलर फाई फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रुप थ्योरी के लिए, और इसको आप जरूर सीखें। काफी आसान है, आप देख के समझ सकते हैं कि इजी फंक्शन है ये। 2-3 प्रॉपर्टीज की काम किए हैं जिसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे ये तो शायद अभी ये मोनोटोन से लेके इसी बार एक क्वेश्चन आया था CSI में, इसी बार एक क्वेश्चन लगा था। ऐसा नहीं पूछा था कि मोनोटोन है कि नहीं, बट ये पूछा था कि ऐसा नंबर मिलेगा कि यम n से बड़ा हो लेकिन फाई m n से छोटा हो, तो ऐसे तमाम नंबर मिलेंगे। तो अब हम ये देखते हैं एक और इसका, और एक ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी कुछ एग्जाम्पल हम देखना चाहते थे। तो हमारे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, अगर ये इक्वल टू मान लीजिए लेते हैं क्या, मान लीजिए 90 लेते हैं। अब इसको तो हम नंबर थ्योरी पे लिखे हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करें तो ये काफी लंबा हो जाएगा। आसान तो है बट टाइम टेकन होगा। लेकिन यहां से अगर हम देखें
तो अगर ये हमको पता है प्रॉपर्टी, तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखें तो किस टाइप की लिख सकते हैं और फिर ये अप्लाई कर दें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 को 3 क्लास ये, फिर इसको क्या लिखेंगे 3 क्लास क्लास 10, इसको लिखेंगे 3 क्लास 2 क्लास। ये हमारा 90 का फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ये 90 का फैक्टर हो गया। तो अब 5 ऑफ 90 हमको निकालना है, तो 5 ऑफ 2 की पावर 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अभी क्या है, इसको तो हमें ऐसे रहने देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें लिखेंगे 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/2, यहाँ माइनस है, तो ये 1 माइनस 1/5। इस प्रॉपर्टी से हमको इसको ये ले सकते हैं। यहां से देखिए 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 क्रॉस 2/3 क्रॉस 1/2 क्रॉस 4/5। अब 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 हो गया, यानी क्या बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 4। तो क्या आ गया हमारा 24। तो 5 ऑफ 90 क्या आ जाएगा 24 आएगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखें हमेशा। एक्चुअली IRR फंक्शन का मेन प्रॉपर्टी यही है। अगर केवल कुछ नहीं आपको पता है, केवल ये पता है, तो आप सब प्रॉपर्टी आप खुद जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हमेशा आप याद रखें। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 5, लास्ट प्रॉपर्टी है IRR फंक्शन का, और ये इजी प्रॉपर्टी है बट ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि IRR फंक्शन फाई इज नाइदर 1 ना अनटू। ये ना ही 1 फंक्शन है और ये ना ही अनटू है, क्योंकि अभी आपने देखा कि फाई ऑफ n तो हमेशा इवन नंबर होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो हमेशा इवन नंबर होगा। तो 8 नंबर इसमें जो इमेज में आएंगे नहीं तो अनटू होगा नहीं। और ये भी आप देख सकते हैं 1 के लिए कि अनटू तो नहीं है, क्योंकि केवल इवन नंबर आ रहे हैं, 8 वाले सभी छूट जा रहे हैं, तो ये अनटू नहीं है। अब आप देखिए कि आप यम इक्वल टू लीजिए 2 और n इक्वल टू 3 लीजिए, सॉरी ये 4 लीजिए। तो अगर 1 तब होगा, फंक्शन हमारा 1 तब होता है कि अगर f ऑफ m बड़ा हो f ऑफ n से, अगर ये आपस में इक्वल हो, तो इंप्लाई ये करता है कि m इक्वल टू n हो, तो हमारा फंक्शन 1 होता है। यहां से ये देखिए कि f ऑफ m हमारा क्या है 4 है, f ऑफ m हमारा क्या होगा फाई ऑफ m, यम हमारा 4 है, तो फाई ऑफ m क्या होगा हमारा फाई ऑफ m 2 होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2। तो फाई ऑफ 4 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और फाई ऑफ n क्या हो गया हमारा फाई ऑफ n इक्वल टू फाई ऑफ 3 इक्वल टू, ये भी 2 हो गया, क्योंकि हमारा 3 प्राइम है तो p माइनस 1 होगा। यहां से फाई ऑफ 4 इक्वल टू फाई ऑफ 3, बट 4 इक्वल आपस में नहीं है, 3 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 फंक्शन नहीं है, ये ना ही 1 है और ये ना ही अनटू फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट वो प्रॉपर्टी, अगर आपको चौथी प्रॉपर्टी पता हो कि n को फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वहां से आप खुद सब जनरेट कर सकते हैं। बट एग्जाम में थोड़ा सोचना वो टाइम टेकन रहता है। तो ये हमारा IRR फंक्शन रहा। अब हम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है टाउ फंक्शन। तो आइए देखते हैं टाउ फंक्शन। तो
VAU tau function. It is a function from z plus to z plus, that is tau is a function from z plus to z plus, and defined as tau of n equal to number of positive divisor of n, number of positive divisor of n. ये हमारा tau वन फंक्शन है. tau जैसे हमारा आइलर फाइव फंक्शन फ्रॉम जेड प्लस टू जेड प्लस था, ये भी जेड प्लस में ऐसा फंक्शन है. ये tau ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, n के कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं वो सभी जो है tau n के, मतलब वो नंबर जितना होगा वो tau n का इमेज है. दिस इज अ tau फंक्शन. ये भी ग्रुप थ्योरी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अब इसका हम जो है जैसे एग्जाम्पल के अगर थ्रू हम लें तो अगर n इक्वल टू मान लीजिए हम लेते हैं क्या, n इक्वल टू मान लीजिए 10 है हमारा. तो आप अब ये देखें कि tau n में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. तो 10 को डिवाइड करने वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है. तो एक तो 1 होगा हमारा, एक फिर क्या होगा 2 होगा, और एक क्या होगा 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा हमारा, और एक क्या होगा 10 होगा. इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं जो इसको डिवाइड कर रहा है. तो ये कितने नंबर है 1 2 3 4. तो tau ऑफ n की tau ऑफ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी. ये कहने का मतलब है tau n का. इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं. प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो ये कहता है कि इफ n बिलोंग टू z इम्प्लाई n इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c एंड सो ऑन. इसे लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर है तो उसके प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं हम, यानी प्राइम नंबर के मल्टीपल में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं. तो ऐसे होगा, कोई भी नंबर होगा तो जनरली ऐसे ही होगा. तो जो tau ऑफ n होगा इक्वल टू tau ऑफ p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c एंड सो ऑन इक्वल टू, अब जो भी पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 एंड सो ऑन. जितने भी पावर हैं इसके प्राइम नंबर का जितना भी पावर है उन सब में 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो जो आएगा वही हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होंगे n के. जैसे इसका थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूं. जैसे मान लीजिए अगर n हमारा क्या है p की पावर a इंटू क्यू है, मान लीजिए ये हमारा a है और q है, ये q है, ये है मान लीजिए हमारा. अब इसको डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है. एक तो 1 होगा, ठीक है. फिर क्या होगा हमारा p होगा, p स्क्वायर होगा, p क्यू होगा, और कहां तक जाएगा ये p e तक जाएगा. फिर इसका क्या होगा p क्यू होगा, p स्क्वायर क्यू होगा, एंड करते करते p a माइनस 1 इंटू क्यू तक ये डिवाइड करेगा. फिर p a इंटू क्यू भी इसको डिवाइड करेगा, और फिर इसको क्यू भी डिवाइड करेगा. ये टोटल कितने नंबर हो गए यहां से देखिए. तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे यहां से ये तो 1
यहाँ पावर 1 है तो 1 2 3 4 करते करते यहाँ ए तक गया है। तो ये कितने हैं? ए है। और एक ये है तो ए प्लस 1, ये कितने हो गए? ए प्लस 1 हो गए। इसको मिला के ए प्लस 1 एलिमेंट तो ये है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कितने होंगे? तो अब ये देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ 2 3 करते करते कहाँ तक गया है? ए तक गया है। तो ये भी कितना होगा? ये कितना होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, ये ए होगा और फिर एक ये है यानी ए प्लस 1। तो जो टोटल हमारा फंक्शन आएगा कि कितने पार्शियल डिवाइजेस को होंगे, तो ये इतने ये होंगे और इतने ये होंगे, यानी ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 एंड 2 ए प्लस 2। और यहां से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 1 इंटू, यहाँ क्या है? 1 है तो 1 प्लस 1। ये क्या है हमारा? 2 ए प्लस 1। यही है हमारा 2 ए प्लस 1। तो सिंपली यही ऑब्जर्व कर सकते हैं आप यहां से। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। अब हम इसका जो है, अच्छा इसका आप जो है देखिएगा कि ये मोनोटोन है कि नहीं है। उसके बाद इवन ऑड ये आपको देखना है। इजी है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ILR5 फंक्शन में हमने देख लिया था। तो इसको आप देखिएगा कि ये आपके लिए है। आर यू चेक मोनोटोनिक एंड 1 1 अनटू। ये आपको चेक करना है कि ये मोनोटोन है कि नहीं है, या 1 1 है कि नहीं, या अनटू है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेक करिएगा। और नहीं समझ में आया तो फिर हमसे आप बताइएगा, तो हम टाइम निकाल के जो है इसको करवा देंगे। दूसरा जो फंक्शन है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि इफ जीसीडी ऑफ m इंटू n इक्वल टू 1, यानी m और n आपस में को प्राइम है, देन टाउ ऑफ m इंटू n इक्वल टू टाउ ऑफ m इंटू टाउ ऑफ n। जैसे ILR5 फंक्शन में था हमारा कि अगर m और n का जीसीडी 1 है तो फाई ऑफ n m इंटू फाई ऑफ n जो है फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n की इक्वल होगा। वैसे इसमें भी होता है टाउ फंक्शन में। और जो है तो ये हमारा जो है नंबर थ्योरेटिक फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है। हमने देखा ILR5 फंक्शन और टाउ फंक्शन, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें जैसे ILR फंक्शन में वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वैसे इसमें भी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी है इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब तो आप चेक ही कर लेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, मोनोटोन है कि नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। अब हम शुरू करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आइडिया लेना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो ग्रुप यानी कोई नॉन एम्प्टी सेट को हम किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिलेट करवाएंगे, तो वहां से एक सिस्टम बनेगा। सिस्टम को देखेंगे कि ये मोनाइड है कि नहीं है, क्या है, एसोसिएटिव है, क्या है, कॉम्पिटिटिव है। तो ये सब जानने के लिए हमको ऑपरेशन जानना है, क्योंकि ऑपरेशन के साथ ही उसको रिलेट करेंगे। और वो ऑपरेशन क्या होता है? सिंपली बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हम शुरू क्या करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन अब हम शुरू करते हैं। अब ये एक्चुअली ऑपरेशन है क्या, देखिए फिर इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। मान लीजिए कि जैसे हम ले क्या 2 + 3, ये क्या है हमारा 5 है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 3 को आपस में रिलेट कर क्या कर रहा है, ये प्लस है, ये यानी प्लस यहाँ पे क्या है ऑपरेशन है। ये प्लस यहाँ ऑपरेशन है, जो 2 और 3 पे अप्लाई हो रहा है तो 5 आ रहा है हमारा। इसका मतलब हम प्लस लिख सकते हैं 2 का मतलब इक्वल टू
5 है हमारा, ये हमारा फंक्शन है। और ये है कि ये हमारा जो ऑपरेशन है 2 और 3 पर अप्लाई हो रहा है, तो ये 5 आ रहा है। तो हम प्लस को यहां बाहर लिख दिए कि प्लस जब इस पे अप्लाई हो रहा है तो 5 आ रहा है, प्लस जब 3 इंटू 2 पे अप्लाई होगा तभी 5 आएगा। तो यहां से क्या हो गया कि ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, कम्यूटेटिव एक्चुअली। छोड़िए यहां पे, मैं यही केवल देखिए भैया। ये क्या है कि प्लस अगर 2 और 3 पे अप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम इसको मान लें कि ये हमारा जेड है, मान लीजिए जेड में लाई कर रहा है और ये भी जेड में लाई कर रहा है। तो 2 और 3 जैसे ए और बी पेयर के रूप में किसी जेड में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी में तभी लाई करेंगे जब ए किस में हो, ए में हो, और बी किस में हो, बी में। ये तभी पेयर में लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये किस में होंगे, जेड क्रॉस जेड में। अगर हम जेड कंसीडर करते हैं तो हम जेड प्लस भी कंसीडर कर सकते हैं, क्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें 2 और 3 लाई करते हैं। बट हम जेड अगर लेते हैं तो ये कह रहा है कि 5 ये जो हमारा जेड क्रॉस जेड में है, ये हमारा प्लस एक ऐसा फंक्शन है यहां से, और ये किस में है, 5, ये भी जेड ही में है। तो एक ऐसा फंक्शन है प्लस जेड प्लस क्रॉस जेड से, कि जब हम प्लस इसको इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे एक ही यहाँ से एलिमेंट मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ यही एक ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन आप थोड़ा देखे हैं, थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है। तो अब आइए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन का। Let G be an non-empty, G हमारा कोई non-empty सेट है। Any mapping R function from G cross G to G itself is called a binary operation. Itself is called a binary operation. कोई भी फंक्शन हमारा जी क्रॉस जी से अगर जी पे डिफाइंड है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल हम देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल क्या है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर जेड क्रॉस जेड पे अगर कोई हम प्लस अप्लाई करते हैं तो जेड का एलिमेंट ही एक्चुअली आता है, वो तो वो वहां से एक बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है जेड के लिए। कौन किस के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा, थोड़ा इसका एग्जांपल हम यहां से देख लेते हैं कि फंक्शन जी क्रॉस जी से जी पर ही डिफाइंड होना चाहिए तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे अभी हमने ये लिया कि प्लस हम अगर ले जेड क्रॉस जेड से, तो इंटीजर का कोई भी 2 एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं, इसका मतलब ये है कि एडिशन इनटू ए कामा बी, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी। और अगर ए और बी हमारा जेड से है, ए प्लस बी अगर जेड में है तो ए भी जेड में होगा और बी भी जेड में होगा। यहां से आया कि ए प्लस बी किस में होगा, जेड में होगा। यानी ए कामा बी अगर जेड में है तो ए प्लस बी भी किस में होगा, जेड में होगा। तो ए प्लस बी अगर जेड में है तो हमारा क्या है, तो ए प्लस बी हमारा जेड में होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों जेड में है। ये फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड से जेड में। इसका मतलब प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है कहां के लिए, बाइनरी ऑपरेशन फॉर
सिमिलरली माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा जेड क्रॉस जेड से जेड में, कि किसी भी नंबर से जेड से किसी नंबर जेड में अगर हम माइनस करते हैं तो हमेशा जेड में ही होगा। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहां। अब ये देखिए दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कहते हैं जेड प्लस जेड प्लस से माइनस लेते हैं, देखते हैं क्या ये जेड प्लस में जाता है या क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है। तो माइनस अगर हम अप्लाई करें 2,3 पे, अब ये पेयर में एलिमेंट है और ऑर्डर्ड पेयर है, यानी 2 जेड प्लस में है और ये 3 इसमें है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 आएगा, और 2 माइनस 3 क्या है हमारा -1 है, और ये किस में नहीं है जेड प्लस में नहीं है। तो इसका मतलब ये माइनस इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन फॉर जेड प्लस। जेड प्लस के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारा वही है जो जी क्रॉस जी से जी पर ही डिफाइंड, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। बट ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा -1 है वो जेड प्लस में कंटेन नहीं है। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसे सोचिएगा आप भी कि कौन कौन से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होंगे किसी सेट के लिए। वो सेट पर निर्भर करेगा कि उस सेट की करस्पॉन्डिंग में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा कि माइनस जो है जेड के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन है, बट जेड प्लस के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे यहां से देख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन important if G has exactly n element, G हमारा n एलिमेंट अगर कंटेन करता है तो G क्रॉस G में कितने एलिमेंट होंगे n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इन जी क्रॉस जी इक्वल टू n स्क्वायर होगा। तो टोटल फंक्शन देन ऑल बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज इक्वल टू टोटल फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। क्योंकि हमने यहां देखा कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारा जी क्रॉस जी में से अगर जी पे डिफाइंड है तो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो जी क्रॉस जी से जी पे जितने फंक्शन होंगे सभी बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कितने टोटल फंक्शन होंगे उतने बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो यहां से टोटल फंक्शन कितना होगा, जी क्रॉस जी से कितने फंक्शन होंगे, जैसे अभी हमने रियल में देखा, मैंने बताया भी है वहां पे। तो जी क्रॉस जी से अगर ये फॉर्म ए टू बी हमारा फंक्शन है और इसकी यम कार्डिनलिटी है और इसकी यन है, तो टोटल जो फंक्शन होते हैं वो कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है, यानी यम की पावर यन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ कितने हो जाएंगे 10। ऑल बाइनरी ये मिटा देते हैं 10 ऑल बाइनरी ऑपरेशंस आर n की पावर n स्क्वायर। ये टोटल बाइनरी ऑपरेशन होंगे अगर जी में एग्जैक्टली n एलिमेंट है तो। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन रहा। और किसी सेट पे कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं मैक्सिमम, वो हमने देखा कि अगर सेट में n एलिमेंट है तो n स्क्वायर मैक्सिमम ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं उस सेट में। बाइनरी ऑपरेशन सेट पर निर्भर करेगा कि वो उस सेट के लिए ऑपरेशन डिफाइंड है कि नहीं है, यानी फंक्शन उसके लिए डिफाइंड है कि नहीं है।
कुछ एग्जाम्पल अभी हमने देखा, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि कौन कौन से सेट जो है, कौन कौन सा ऑपरेशन किसके लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे डाट की अगर हम बात करें जेड प्लस के लिए, कि डाट हमारा जो है वो जेड प्लस जेड क्रॉस जेड से क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, जेड के लिए एक्चुअली। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब जेड क्रॉस जेड से जेड में जाए। और ये ऐसा है भी कि कोई भी आप एलिमेंट लेंगे ए का बी का, तो ए डॉट बी हमेशा किस में होगा, जेड में होगा। ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है जेड के लिए। सिमिलरली ये जेड प्लस के लिए भी होगा, ठीक है। जैसे आप अगर आर लेते हैं तो आर के लिए भी ये डॉट क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये कौन किसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है थोड़ा देख लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करके बाइनरी ऑपरेशन आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इंटीजर मॉडुलो या आप पढ़े होंगे, जैसे हम Z10 ले लें, Z10 ले लें और इसमें ऑपरेशन हम ऐसे डिफाइन कर दें कि ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन मॉडुलो 12 का हो। दैट इज अगर a प्लस बी इक्वल टू 12 होता है तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमारा कहने का मतलब है। तो इसमें ये देखिए कि ये इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो जैसे अगर हम ये देखें a प्लस बी का 12 इसमें कब होगा, Z10 में। जैसे यहाँ Z20 लीजिए, ज्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा। Z20 में ये क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा इसका। तो आप ये तभी होगा बाइनरी ऑपरेशन जब इसको, जब प्लस एडिशन हम मॉडुलो अगर ऐसे करें Z20 क्रॉस Z20, तो ये Z20 में आना चाहिए और नहीं, हाँ ठीक है, Z20 में आना चाहिए। तो यहां से देखिए कि जो प्लस 12 है हमारा और ए का बी कोई भी अगर इसका है तो ए प्लस 12 बी हमेशा जो है वो किससे कम होगा, वो 12 से कम होगा, 12 से कम होगा। और ये 12 से कम है तो ये जाहिर सी बात है कि जो भी आएगा वो Z20 में कंटेन होगा, क्योंकि ये 12 से क्या है, 12 से कम है तो Z20 में तो होगा ही। तो ये इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है, Z20 के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर इसको हम Z22 कर दें और सेट हमारा Z20 है, तो फिर ये क्या इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां से देखिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए कि जब हम a प्लस A22 प्लस बी करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 22 से छोटी होगी। ये वैल्यू कभी 21 भी हो सकती है, 21 से छोटी है तो 21 की इक्वल कभी हो भी सकती है। और ये 21 की इक्वल अगर हो जाए 9 इंटू 10 11 इंटू 8, अगर 22 से 20 ज्यादा हो जाए, 20 ज्यादा, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो 20 ज्यादा है, तो ये क्या होगा, 21 होगा। और ये 21 किस में कंटेन नहीं है, Z20 में। तो इसका मतलब क्या है कि 22 हमारा जो है Z20 का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये हमने कुछ डिस्कशन मेरे ख्याल से जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए वो मैं कर दिया हूं, बट आप भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करके देखिएगा। अब हम देखते हैं क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का।
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसके बाद हमारा वही कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव देखेंगे हम। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर हमारा कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है, जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर उसमें n एलिमेंट है तो कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, n की पावर n स्क्वायर। तो हम अगर जी को किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करवाएं, वो एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन हम ले सकते हैं, और एक सिस्टम बनाए अगर बाइनरी ऑपरेशन का और सेट का, तो वो जो सिस्टम होगा वो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं, जेड ले लिए। अब जेड के पास प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है, डॉट भी बाइनरी ऑपरेशन है, और उससे जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ तो इनफाइनाइट बाइनरी ऑपरेशन होंगे, तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं इसके साथ अगर हम एक सिस्टम बना दें तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये हम एक ऑपरेशन के साथ इसका सिस्टम बनाएं, या दो ऑपरेशन के साथ, या तीन ऑपरेशन के साथ, कितने भी ऑपरेशन के साथ हम सिस्टम बना सकते हैं, और वो हमेशा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, लेट जी बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड O1, O2, and so on are binary operation on G. Then G, O1, O2, and so on. इतना is called अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा कि जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो मान लीजिए कि O1, O2, ON उसके क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट जी पे, तो G, O1, O2, एंड सो ऑन इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। किसी एक ऑपरेशन के साथ भी अगर हम जैसे ये भी लेते हैं, G, O1 करें तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, G, O2 करें ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, और या G, O1, O2 करते ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। तो हम एक ऑपरेशन या एक से ज्यादा को लेके हम सिस्टम बना सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। तो अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जैसे आप देखिए कि जो जो ऑपरेशन इसमें डिफाइंड है, जैसे जेड प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, जेड माइनस अलजेब्रिक होगा, देखिए आर प्लस अलजेब्रिक होगा, क्यू प्लस अलजेब्रिक होगा, क्यू माइनस अलजेब्रिक होगा, आर माइनस अलजेब्रिक होगा, इनसे डॉट भी दे सकते हैं। ये सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। इसके साथ हम दो का भी डॉट का भी ले सकते हैं। फिर उसके साथ अगर हम कंपोजिशन डिफाइन कर पाते हैं किसी ऑपरेशन के द्वारा, जैसे ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी -1 या -5, ऐसे कई वैसे होते हैं, तो उसके साथ भी कोई भी ऑपरेशन डिफाइन कर दें जो इस पे ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, तो हमारा क्या होगा, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो। अच्छा, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं, आर प्लस आर पे देखिएगा होगा, वैसे आर प्लस पे नहीं होगा, आर प्लस पे भी होगा ये, लेकिन यही अगर -1 से ज्यादा कर दें तो आर प्लस पे नहीं होगा, आर प्लस पे नहीं होगा, -1 भी करें तो नहीं होगा। देखिएगा क्यों नहीं होगा, जेड प्लस में तो होगा ये, ए प्लस बी -1 जेड प्लस में होगा, अगर 1 से ज्यादा हम कर दें तो जेड प्लस में भी नहीं होगा ये। और ये क्यू कंप्लीमेंट माइनस, ये अलजेब्रिक होगा नहीं होगा, ये कमेंट करके हमको आप बताइएगा कि ये क्यू सी माइनस
अलजेब्रिक है कि नहीं। एक्चुअली ये एग्जाम में भी पूछा एक बार काफी, शायद गेट में आया था, क्यू कम्प्लीमेंट प्लस डॉट और एक और ऑपरेशन डिफाइन करके पूछा था ये ऐसे, और कहा था और इसको जी माना था। देन जी इज ग्रुप, ग्रुप कहा था विथ रिस्पेक्ट टू टू। अब हमारा पहला दिया था क्या, प्लस के साथ बनाएगा, दूसरा दिया था क्या जो हमारा माइनस है उसके साथ, तीसरे में भी एक ऑपरेशन दिया था, चौथे में कहा था कि नन ऑफ दीज। तो ये हमारा ऑप्शन सही था कि वो जो है ग्रुप बनाए गए नहीं, क्योंकि अब आप देखिए क्यों, हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। ये हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखा। जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है मैं देख लेता हूं। जैसे इसी बार जून के एग्जाम में 2020 जो जून का एग्जाम हुआ, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन पे ही क्वेश्चन आया था, बट वो कुछ और करके कहा था, बट एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन अगर आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किया था तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं 10 सेकंड में। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, और ये 2020 जून में भी आया था, कहा था। तो ये हमारा है कि जो ABN नॉन इम्पटी सेट लेट, ये हमारा कोई नॉन इम्पटी सेट है, तो पावर सेट ये आप जानते हैं कि बी ऐसा होता है कि बी इज सबसेट ऑफ ए के सभी सबसेट का अगर हम सेट बनाए तो पावर सेट होता है। तो पावर सेट ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ एक क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। पावर सेट ऑफ ए अलजेब्रिक, वो सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये सिमेट्रिक डिफरेंस है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा होता है। और ये भी होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन होता है। और आप ये देखिएगा कि ये हमेशा क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। यानी हम ये अगर अप्लाई करें सिमेट्रिक डिफरेंस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए, तो ये हमेशा पी ऑफ ए में ही, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमेशा किट में कंटेन होगा, पी ऑफ ए में कंटेन होगा। ये इसका क्या होगा, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। और जो अभी जून में आया था, इसमें एक और ऑपरेशन के साथ डिफाइन करके पूछा था किस ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप बनेगा। तो उसमें एक जो ऐसा ऑपरेशन था जिसके साथ तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा था, बट आगे की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा था। जैसे था हमारा इंटरसेक्शन था, ये था हमारा पावर सेट ऑफ, मान ली नेचुरल नंबर था, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस था और इंटरसेक्शन था, और कहा था कि किसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होगा। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो इसके भी रूप में होगा और इसके भी फॉर्म में होगा, बट ग्रुप का आगे प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां से डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, जो हमारा पावर सेट होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन के साथ हमें हमेशा ग्रुप को फॉर्म करता है। अब एक एग्जांपल तो आप खुद देख लीजिएगा, मैट्रिक्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अब ग्रुप पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स न पढ़े
तो थोड़ा अच्छा नहीं है। मैट्रिक्स में हमारा जो है एन क्रॉस एन, अगर आर हमारा कोई मैट्रिक्स है, मतलब एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और जिसके जो एलिमेंट हो कहाँ से है, रियल नंबर से है, तो इसमें प्लस डॉट मल्टीप्लिकेशन, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ये तो बाइनरी ऑपरेशन होता ही है। साथ में पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान ली हम ये दो ए बी सी डी में है और प्लस ई एफ जी एच है हमारा, तो पॉइंट वाइज एडिशन का मतलब ये हो गया कि इसका एडिशन इसमें, इसका एडिशन इसमें, इसका एडिशन इसमें, इसका एडिशन इसमें, जैसे एडिशन में एडिशन होता है वो। बट पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अंतर है। अगर यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता तो इसको हम क्या लेते, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर अप्लाई करते, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे अप्लाई करते, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता। बट जब पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या होगा हमारा, अगर पॉइंट वाइज है तो ए को हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस ई, बी को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी को हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स है और रियल नंबर का, वो ये भी बाइनरी ऑपरेशन होता है और ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है और ये इसके साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कोई भी ऑपरेशन ले लेते हो, पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अब यही अगर हम यहां पे क्या कर दें, आर को हटा के मान लीजिए हम क्या करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो ये एडिशन हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों, देखिए यार, जैसे हम क्या ले लिए, -√2 ले लिए, ए में हम √5 ले लिए और मान लीजिए √3 ले लिए और √6 ले लिए। अब इसका जब हम वो करें एडिशन तो मान लीजिए यहाँ ले ली क्या हम √2 ले लिए, यहाँ रूट कुछ भी है, यहाँ रूट मान लीजिए 3 है और यहाँ √6 है। जब इसका एडिशन करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, रूट कुछ। अब ये किस में नहीं है, अब ये तो क्यू का 0 हमारा रेशनल नंबर होता है, आप जानते होंगे कि 0 इज रेशनल नंबर। अब ये तो क्यू, ये इसमें बिलोंग करेगा नहीं, एन क्रॉस एन क्यू कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ये दो मेंबर कहां से आ गए, क्यू के आ गए, तो इसका मतलब ये जो हमारा प्लस है वो इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सिमिलरली पॉइंट वाइज एडिशन भी यहाँ पे नहीं होगा, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होगा। जैसे आप यहीं ले लीजिए, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे √2 का इसमें, तो ये 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा, और ये किस में कंटेन हो गया, रेशनल नंबर में होगा। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब इसके साथ भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ये डॉट के साथ बनाएगा कि नहीं, आप चेक करिएगा एक बार कि अगर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या ये डॉट के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, चलिए वो एग्जांपल ग्रुप में आएगा और बाद हम आगे हम एग्जांपल को देखते चलेंगे। ठीक, अब हम जो है देख लेते हैं क्या, टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन।
ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। और दूसरा है हमारा क्या, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। और तीसरा हमारा क्या है, ये दो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, बाद में एक कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और फिर क्या आता है, ये जो जनरली दो टाइप के हम देख सकते हैं। तो अब कम्यूटेटिव क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव मतलब ये होता है कि अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन O1 कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो कम्यूटेटिव तब होता है कि A01 B इक्वल टू B01 A, यानी हम पहले A को B पे अप्लाई किए और B को A पे अप्लाई किए, तो दोनों वैल्यू अगर सेम आती है तो हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। जैसे प्लस है हमारा, डॉट है, वो R के लिए, Q के लिए, सब के लिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। बट अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम देखें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डॉट जो है हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा हमेशा। आप देख लीजिए, जैसे जो AB होता है, A और B मैट्रिक्स है, तो BA की इक्वल हमेशा हो, ये जरूरी है नहीं। तो इसका मतलब जो डॉट है हमारा, अगर n क्रॉस n और यहाँ कोई फील्ड ले लेते हैं, तो ये हमेशा डॉट के साथ, ये हमेशा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो, ये जरूरी नहीं है। किसी स्पेशल केस में हो सकता है कि हम इसको केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें, या डायगोनल मैट्रिक्स ले लें। तो कुछ स्पेशल केस में हो सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव हो जाए डॉट, बट हमेशा बाइनरी ऑपरेशन हो ये जरूरी नहीं है। स्पेशल केस में या स्पेशल सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हमने आर देखा, आर में तो बाइनरी ऑपरेशन जो डॉट है हमारा कम्यूटेटिव हो रहा था। और एसोसिएटिव क्या होता है, पहला हमने देख लिया एसोसिएटिव। जैसे O1 हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो एसोसिएटिव क्या होता है कि A01 B01 C, और हम इसको जो है पहले ही ऑपरेट इक्वल टू A01 B01 C, ये हो। मतलब पहले हमने A को O1 के साथ, B के साथ ऑपरेट किया, A को B के साथ ऑपरेट करने के बाद जो आया उसको हमने C के साथ ऑपरेट किया। तो जो वैल्यू आई, अगर हम B को C के साथ पहले ऑपरेट करें और जो वैल्यू आई उसको फिर A के साथ ऑपरेट करें, तो ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। आप यहीं से देख लीजिए कि प्लस, डॉट, माइनस जो भी था R के लिए, Q के लिए, ये सब क्या है, एसोसिएटिव है। ये माइनस नहीं है एक्चुअली, माइनस छोड़ी, प्लस और डॉट जो है इसके लिए क्या है, एसोसिएटिव, बट माइनस नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए 2 को 3 के पास ऐड करिए, फिर माइनस कुछ और करिए, फिर इसको आप देखिएगा माइनस भी एक्चुअली हो सकता है, बट स्पेशल केस में। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि किस में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होगा कि नहीं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, जैसे P ऑफ n में अगर सिमेट्रिक डिफरेंस देखें तो क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। डेट इज A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू B सिमेट्रिक डिफरेंस A है कि नहीं है। ये एक्चुअली कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है इसके लिए। और ये P n डॉट, ये एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, ये दोनों है। आप चेक करिएगा, नहीं अगर हो पाएगा तो फिर बताइएगा, तो मैं करवाऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का अंतर ये है, सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफिनेशन ये है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B माइनस B A इंटरसेक्शन B। इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफिनेशन है, A माइनस B यूनियन
बी माइनस ए, और ये भी है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये एक ही डिफिनेशन है एक्चुअली, तो इसके साथ आप चेक करिएगा कि है कि नहीं है। एक्चुअली ये है इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव है इसके साथ। फिर ठीक है, तो ये इसके साथ एसोसिएटिव भी होगा, चेक करिएगा एक बार। अब हमारा आज का लेक्चर देखे तो हमने यहां तक ये पढ़ा, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कम्यूटेटिव टाइप। और एक आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने जो है, अगर जी में हमारे n एलिमेंट हैं, यानी अगर कार्डिनलिटी, अभी ऑर्डर नहीं आया है, ये कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूं, कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ जी का n है तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने हो सकते हैं? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन चलिए मैं बता ही देता हूं फिर। नंबर आप यहां से लिखिए, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कितने बाइनरी ऑपरेशन जो हो सकते हैं जो जी पे वो कम्यूटेटिव हो सकते हैं। तो यहां से देखिए कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि हमारा ए है, सेट है जिसमें n एलिमेंट है। ये बाइनरी ऑपरेशन तब होगा जब n जो हमारा है एक राशि ए से कितना एलिमेंट आए, एक एलिमेंट आए। अगर इसके साथ हम ऑपरेट करते हैं ओ, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब ये हो। और ये कम्यूटेटिव कब होगा? जब ए ओ बी हम करें और बी ओ ए करें, बी ओ ए करें, तो ये आपस में क्या है? इक्वल आ जाए। तो हम ये देख लें कि ए क्रॉस ए में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, यानी कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहे हैं। जितने एलिमेंट कम्यूटेटिव ला होल्ड करेंगे यानी कम्यूट करेंगे इसके साथ, तो वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट, वहां से मान लीजिए कि यहां हमारा बी नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया, तो बी से ए में जितने हमारे फंक्शन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? वो जितने फंक्शन होंगे वो सभी कम्यूटेटिव ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, जो भी फंक्शन हमारा यहां से यहां होगा वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्योंकि यहाँ के जितने एलिमेंट हो आपस में क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो हम ये देखें, तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ए में हमारे n एलिमेंट है। एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। अब कितने एलिमेंट इसमें कमिट करेंगे ओ के साथ? तो हम क्या करें, मान लीजिए कि ऐसे हम देखते हैं कि A1O A2 और A2O A1 ये आपस में इक्वल होगा। तो हम मैट्रिक्स के थ्रू इसका देखना थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, एक राशि के लिए बता रहे हैं हम। मान लीजिए हमारा ये क्या है, A1 A2, पहला एलिमेंट अगर हम A1 A2 एंड डॉट 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 EN, इसमें n एलिमेंट मान लीजिए A1 A2 डॉट 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 EN, इसका मान लीजिए हम A1 A2 डॉट 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 EN, ये है हमारा। अब A1 को A1 के साथ ऑपरेट किए तो मान लीजिए यहाँ A1 स्क्वायर आ गया। A1 को A2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो A1 A2 यहाँ पे आएगा। A1 को A3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो A1 A3 आएगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, डॉट 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 A1 AN, ये होगा। अब जब इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो A2 इंटू A1 ये आएगा, A2 इंटू A1, जबकि ये किसके इक्वल है, A1 इंटू A2 के।
और A1 इंटू A2 यहाँ आ गया है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, A1 इंटू A2। अब यहाँ A2 का स्क्वायर होगा और फिर यहाँ A2 A3 और सो ऑन करते करते A2 AN होगा। फिर जब हम यहाँ A3 है, A3 को ऑपरेट करेंगे यहाँ पे A1 में, तो A3 A1 और ये किसकी इक्वल है, A1 इंटू A3 के, क्योंकि कॉम्पिटेटिव हम लेके चल रहे हैं कॉम्पिटेटिव। A1 A3 की इक्वल है तो यहाँ क्या होगा, A1 A3। फिर उसके बाद अगर हम इसको A2 पे ऑपरेट करें तो A2 A3 आएगा, A3 A2 और ये किसकी इक्वल है, A2 A3 के, जो यहाँ लिखा गया है। मतलब यहाँ क्या आएगा, A2 A3। अब इसको हम इसके A3 क्यूब और ये आगे। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि हमको ऐसा क्या मिल रहा है कि ये नीचे वाले एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले एलिमेंट की इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, मतलब ये जो है हमारा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टाइप का है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं, वो कितने होते हैं, इसमें कितने होंगे, n एलिमेंट होंगे, इसमें कितने होंगे, n-1 एलिमेंट होंगे। ऐसे करते तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल कम्यूटेटिव एलिमेंट इक्वल टू, अब कितने होंगे, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट करते करते प्लस 1 तक। और ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n-1 प्लस n, ये टोटल ये है। और ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये टोटल एलिमेंट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक रस ए में, ठीक है, डॉट के साथ कम्यूट करने वाले कितने एलिमेंट होंगे, n इंटू n प्लस 1/2 एलिमेंट होंगे। इस ऑपरेशन के साथ कम्यूट करने वाले इतने होंगे। तो जो टोटल हमारा टोटल बाइनरी टोटल, ये तो टोटल एलिमेंट होंगे जो कम्यूट करेंगे। जब टोटल एलिमेंट इतने कम्यूट करेंगे और फंक्शन हमारा कहां से है, एक रस ए से ए में है, ठीक है, और एक राशि में टोटल एलिमेंट इतने हैं जब कम्यूट कर रहे हैं, तो जितने एलिमेंट यहाँ कम्यूट करेंगे उतने एलिमेंट को अगर हम इस पे, उतने एलिमेंट ही तो कम्यूटेटिव जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब जो टोटल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल फंक्शन फ्रॉम n प्लस 1/2 टू n हो जाएगा। यहां से यहाँ कितने टोटल फंक्शन होंगे, वही सभी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे। और टोटल फंक्शन कितने होंगे, एंड टोटल फंक्शन आर, एंड टोटल फंक्शन आर n के पावर n प्लस 1/4, ये हमारे टोटल फंक्शन होंगे यहां से यहां तक के कार्डिनलिटी वाले सेट में। और यही टोटल फंक्शन क्या होंगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को काम करेंगे। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन रहा। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन में से टोटल नंबर ऑफ बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी आ सकता है। तो आज का पहला लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब दूसरे लेक्चर में हम यूनिट 1 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, ग्रुप्स एंड सब डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।